जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर नंबर 2 जो है उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा क्या है, ये भूगोल का जो है भारत, भूमि एवं लोक। तो आइए हम इसको 2 नंबर का जो चैप्टर है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 नंबर का अध्याय, 2 नंबर को पढ़ना है। देखिए क्या है, ये भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना। अगर इसमें कोई भी समझ में नहीं आता है कुछ तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो फिर से वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि अच्छे समझ में आ जाए। इसको पढ़ना है। इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलता है, इंग्लिश में बोलता है इसको फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। इसी को पढ़ना है, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको जानने से पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, चैप्टर के बारे में। देखिए भौतिक का मतलब होता है कहीं बदलाव, संरचना मतलब किसी चीज का बनावट, उच्चावच मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले उबड़ खाबड़ सबको उच्चावच बोला जाता है। जैसे जहाँ कहीं भी पर्वत है तो कहीं पे नदी है, कहीं पे मैदान है, तो इसी के बारे में तो हम पहले जान लेते हैं, जैसे दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भारत का उच्चावच मैप है। क्या है, ये उच्चावच का फोटो है। देखिए यहाँ पे भारत है, यहाँ पे देखिए कहीं पे क्या है, कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे नदी है, कहीं पे मरुस्थल है। एक जगह एक जैसा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हिमालय, काराकोरम पर्वत है, और उसके बाद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक, ये सब पर्वत है। इधर राजस्थान में देखिए पश्चिमी भाग में ये क्या हो गया, ये डेजर्ट मरुस्थल है। और आगे में देखिए यहाँ पे ये सब नदी तंत्र है, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया। बेसिकली भारत में 3 नदी तंत्र है। यहाँ पे हो जाता है सिंधु नदी तंत्र, ये हो गया गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी तंत्र होता है, कोई भी नदी एक मेन रहता है, उसी में सब आके मिलता है। जैसे यहाँ पे ये मिल रहा है गंगा नदी में, ये सब जैसे चंबल हो गया, सोन हो गया, ये सब गंगा में मिलता है। उसके बाद इधर हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये सब देखिए। और दक्षिण में देखिए ये पठार है, प्लेटियस पठार है। तो इससे पता चलता है कि कितना भारत में मतलब संरचना में कैसा उच्चावच है, तो इससे इसमें पता चलता है। उसी सब के बारे में पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे फोटो में इंडिकेट कर रहा है ऊंचाई, मतलब ये इसमें बोल रहा है 1200 से अधिक मीटर वाले ऊंचाई वाला जो ये कलर वाला दिख रहा है थोड़ा डीप वाला, तो इधर क्या है, इधर जो जितना भी पहाड़ है उसका ऊंचाई कितना है, 1200 से अधिक है। तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं। अब आप टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। भारत हमारे देश का आकार विशाल है। विशाल मतलब होता है बड़ा, जिसके कारण यह भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। देखिए अब बहुत देश है तो वहाँ पे विविधता तो पाया जाएगा, कहीं पे पर्वत रहेगा, कहीं पे पहाड़ रहेगा, कहीं पठार, नदियाँ, ये सब विविधता पाई जाती है। जो सबसे अधिक विविधता कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट। जैसे देखिए ये भारत का नक्शा हो गया, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, इसको 2 भागों में हटाइए, हम दिखा देते हैं। देखिए ये जो है पूरब वाला, जो इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, जो पूर्व में पड़ता है, और इधर बोला जाता है पश्चिमी घाट। क्या बोला जाता है इसको, पश्चिमी घाट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ से एक कोंकण तट हो गया, ये गोवा सब में पड़ता है। यहाँ पे केरल से यहाँ तक जो होता है पश्चिमी घाट में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मालाबार का तट, इधर देखिए इसको गोलकुंडा का तट यहाँ आंध्र प्रदेश तक भी पड़ता है। उसके बाद कोरोमंडल का तट, ये क्या आता है, इसको पूर्वी भाग में पाया जाता है, और ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसको पूर्वी घाट बोला जाता है, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। अब आपको समझ आ गया, इसको कोस्ट बोला जाता है घाट को अंग्रेजी में। देखिए आपको घाट समझ में आ गया। उसके बाद कहीं कहीं ऊंचे विशाल पर्वत, तो कहीं कहीं पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैला हुआ है। अर्थात सही प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यही स्थलाकृतियां सभी जगह समान नहीं है। तो हम बता दिए कहीं पे पहाड़ है, पर्वत है, सभी तरह का पाया जाता है, मैदान है। उसका विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से भी ढका रहता है, उसके हिमनद बोला जाता है, ग्लेशियर भी बोला जाता है। जैसे उत्तराखंड में बहुत सा है, तो कहीं पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियों पठारी भाग को काट छांट एवं उबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों की खड़ी कगार में प्रवाहित किया है। इसे हम मोटे तौर पर चित्र 2.1 में देख सकते हैं। इसे नीचे पे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए उत्तर का ये दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए हिमालय पर्वत है। उसके बाद दक्षिण का पठार है। उसके बाद मालवा का पठार, दक्कन का पठार, नीलगिरी पहाड़ी है। उसके बाद दक्षिण में देखिए ये क्या है, कन्याकुमारी में हिंद महासागर है। तो ये सब क्या है, यहाँ विविधता को दर्शाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप
रेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगा है। मतलब भारत का जो बनावट ऐसे देख रहे हैं आप, ये एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत दिन इसको लग गया है बनने में। इसमें लंबी अवधि के भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे कि अपर्दन को क्या बोलता है, सॉरी ये अपक्षय होगा, अपक्षय को बुलाता है इरोजन, अंग्रेजी में क्या बुलाता है, अपक्षय को इरोजन। अपवर्तन को बुलाता है वेदरिंग और निक्षेपण को बोला जाता है डिपोजिशन। तो ये किससे तीन कार्य, अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण की अहम भूमिका है। ये भूगर्भीय हलचलों का मतलब ये हुआ कि मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो स्वरूप होता है, पृथ्वी में क्या हुआ, पृथ्वी जब पृथ्वी अस्तित्व में आया था तो पृथ्वी पर दो ही भाग था, एक था गोंडवाना लैंड, एक था अंगारा लैंड। हम बताते हैं उसके बारे में। देखिए जब अस्तित्व में आया था तो पृथ्वी दो भागों में बटा था, एक था इसको बोलता है गोंडवाना लैंड, दूसरा था लॉरेशिया, इसी को बोलता है अंगारा लैंड। देखिए गोंडवाना लैंड में गोंडवाना लैंड में था सबसे मेन देश सब ये सब आता था, भारत सब आता था। और अभी अगर बोलेगा कि अंगारा लैंड में कौन आता था, चीन सब, रूस सब का हिस्सा आता था। जब ये क्या हुआ, जब प्लेट जब टकराया तो इसमें दो ये टकराने के बाद ये सब क्या हुआ, पूरा पृथ्वी जो बिखर गया। यहाँ पे देखिए सब जब ये टकराया तो यहाँ पर पहले टेथित नामक का सागर था। अब ये क्या होगा, यही टेथित सागर टकराने के बाद जैसे देखिए आप दो जब कपड़ा लेते हैं और दोनों पे से टकराते हैं, देखिए बीच में से भाग उठ जाता है, ऐसे उठता है ना, इसी के उठने से क्या हुआ, हमारा विशाल पर्वत माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। तो पहले पूछता है माउंट एवरेस्ट पहले क्या था, तो यहाँ पे देखते हैं टेथित नामक क्या था, वो सागर था। क्या था वो, सागर था, टेथित नामक का सागर था। लेकिन टकराने के बाद क्या हो गया, ये सब अलग अलग हो गया। तो आप समझ में आ गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बोला है भूगर्भ शास्त्रियों ने। देखिए भूगर्भ शास्त्री उसको बुलाया था जो पृथ्वी के अंदर होने वाले हलचलों के बारे में पता करता, उसको क्या बोलता है, भूगर्भ शास्त्री बुलाया था। उसके बाद भारत में भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की, मतलब कैसे इसका निर्माण हुआ। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हुए, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रों ने प्लेट विवर्तित सिद्धांत को, इसे बोलता है अंग्रेजी में क्या बोलता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मतलब यही सबसे मेन कारण माना जाता है पृथ्वी का अस्तित्व से बनने में। जो इसमें सातों महादेश हैं वह प्लेट टेक्टोनिक से ही बनाई पर सहमति दी। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपटल पर कई प्लेटों में विभाजित, मतलब जो पूरा हमारा पृथ्वी है उसमें कई प्लेटों में विभाजित हैं। जो प्लेट बड़ा है तो बड़ा, जैसे भारत का महाद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है, मतलब प्लेट का हिस्सा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्लेट विपणन के सिद्धांत, इसी को दिया है। इसमें देखिए इसका शब्द प्रयोग किसने किया था, तो जो विल्सन ने किया था। किसने किया था, 1965 में किया था। किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी और 9 छोटी प्लेटों से बनी हुई। 6 बड़ी प्लेट देखिए कौन कौन सा है, इसमें महादेश ही आ जाएगा क्योंकि कॉन्टिनेंट कितना है, टोटल 7 महादेश है। इसमें 6 गुने बड़ा वही प्लेट है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। बड़े प्लेट का नाम है ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारतीय भूखंड, उसके बाद अफ्रीकी भूखंड, उसके बाद अमेरिकी भूखंड, उसके बाद यूरेशिया भूखंड, उसके बाद प्रशांत भूखंड, ये सब महासागर के नाम पे। उसके बाद अंटार्कटिक भूखंड, ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ा प्लेट है। उसके बाद छोटे प्लेट देखिए, छोटे प्लेट में हो गया अरेबियन प्लेट, फिलीपीन जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, देखिए साउथ चाइना सी यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे ये फिलीपींस है, यहीं पे ये प्लेट है। यहाँ पर 2004 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जो इंडोनेशिया को बहुत ही तबाह कर दिया था, ये भी एक प्लेट पे है। उसके बाद जापान में देखिए इधर प्लेट है, यहाँ पे बहुत सारा प्लेट है, इसलिए जापान में हमेशा भूकंप आते रहता है। छोटा छोटा बहुत सा प्लेट है और हमेशा ये आपस में क्या रहता है, टकराते रहते हैं, इसलिए जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। और देखिए छोटे प्लेट में कौन कौन सा है, उसके बाद यहाँ फिलीपींस हो गया, उसके बाद जुआन दू फुका, ये सब चीन में है, कोकोस, उसके बाद नजका, इसके बाद स्केटिक, इसके बाद कैरेबियन, सोमालिया, उसके बाद बिस्मार्क का नाम कभी आ गया, ये सब क्या प्लेट का नाम है। प्लेट के धरातल के दृढ़ क्षेत्र है, मतलब धरातल जो हमारा पृथ्वी का जो तल है उसका सबसे कठोर वाला भाग प्लेट है, उसी पे क्या होता है कोई भी देश स्थित रहता है। जो भूपटल का निर्माण करते हैं, मतलब पृथ्वी का निर्माण करते हैं सतह का, वो प्लेट की बीच विवर्तनी अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बोल रहे हैं प्रायद्वीपीय पठारी का सबसे पुराना भाग में से एक है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना ये बोल रहा है, ये बताना चाह रहा है कि प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय का मतलब हम पहले समझते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय उसको बोला जाता है जब 3 ओर से समुद्र से घिरा हो और 1 ओर से स्थल से, उसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय। इसे देखिए ये भारत का ये वाला हिस्सा है, इसको दक्षिण वाला, इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय, क्योंकि इधर से भी समुद्र है, इधर से भी समुद्र है, इधर से भी समुद्र है और इधर से क्या स्थल है, इसको बोलता है प्रायद्वीपीय। देखिए ये बताना ये चाह रहा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो ये क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे पीला वाला ये दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा भूरा कलर का, इसको डिनोट कर रहा है कि इधर क्या है, इधर वो है, मतलब पर्वत सब है, पर्वत पहाड़ सबको इंडिकेट कर रहा है। इसमें बोल रहा है ये दक्षिण का जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये क्या है, ये जो बनने में इसको बहुत साल लगा, इसका बहुत ही मजबूती अधिक है, इसलिए यहाँ पे भूकंप नहीं आता। क्योंकि भूकंप क्या आता है, जब पृथ्वी का लावा जब बाहर निकलता है विस्फोट होकर, तो उसी को भूकंप बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये प्लेट जो बनाई है बहुत ही मजबूत है। और आप उसके बारे में और फिलहाल देखिएगा तो उत्तराखंड का देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वी क्या है, फट रहा है धीरे धीरे, यहाँ का जमीन फटने लगा, क्योंकि ये सब नया हिमालय, इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज का खुदाई करने के लिए नहीं दिया जाता है। और साउथ में तो आता है, इधर भूकंप का कोई झटका ही नहीं आता। आप कहीं सुने केरल में भूकंप आया? नहीं, इधर सुनेंगे नेपाल में आ गया, हिमालय में इधर आ गया, एक बार लातूर में महाराष्ट्र में आ गया था, इधर आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि इधर का प्लेट है बहुत ही मजबूत है, इसलिए यहाँ पे भूकंप नहीं आता है। बहुत ही करोड़ों साल पुराना यहाँ पे जो बना है, यहाँ का प्लेट बहुत मजबूत है, आता भी तो अंदर में ही रह सकता है। लेकिन इधर का जो नया हिमालय सब है, हिमालय हो गया, ये बृहत हिमालय, लघु हिमालय, ये सब में आता है, क्योंकि अभी नया बना है ये। अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे बताना चाहता है प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भाग में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बहुत ही मजबूत है। वो भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भारत का सबसे प्राचीनतम कठोर एवं भूखंड है। तो कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण का है। प्लेट की गति के फलस्वरूप प्लेट के अंदर एवं ऊपर शैलों के दबाव एकदम तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण मोड़ मतलब वलन, उसके बाद भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य यहाँ पे देखिए यही प्लेट को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में हम एक चीज भूल गए बताने के लिए। प्लेट विवर्तनी जब सिद्धांत हुआ तो पहले भारत कहाँ था, हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हुआ तो क्या हुआ, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ही भारत का स्वरूप ऐसा हुआ था। तो पहले, इससे पहले जो भारत था, पहले कहाँ था भारत? यहाँ पे था, यहाँ पे भारत था। देखिए यहाँ पे जब प्लेट जो टकराया तो उसमें क्या हुआ, उसमें भूचाल हुआ, जिसके कारण यहाँ पे बताया, यहाँ पे टेथिस नामक सागर था, वहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया। उसी तरह यहाँ देखिए मेडागास्कर लिखा है, पहले भारत यहीं पे था, लेकिन जब प्लेट विवर्तन सिद्धांत हुआ टकराने के बाद ये भारत यहाँ पे उठ के आ गया। देखिए जब इसको यहाँ पे उठा के लेके आइएगा तो यहाँ पे देखिए इसका ये भाग यहाँ पे सेट हो जाएगा। इससे पता चलता है कि भारत का जो पृथ्वी का स्वरूप बना है, ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से ही ऐसा बना है। क्योंकि जहाँ पे पहले समुंदर था वहाँ क्या हो गया, वहाँ पे समुंदर था, यहाँ पे हिमालय पे, तो यहाँ पे देखिए नेपाल में क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट पर्वत बन गया। इसीलिए पूछता है टेथिस नामक पहले क्या था, सागर था, उसी के बाद जब प्लेट विवर्तन के फलस्वरूप भी क्या बन गया, वो माउंट एवरेस्ट नामक का वर्तमान पर्वत बन गया। अब नेक्स्ट, प्लेट टकराने से पहले स्थिति ऐसा था, पहले जो पृथ्वी था 2 भागों में बटा था, एक था पेंजिया, एक था पेंथालासा, 2 भागों में बटा था। उसके बाद नेक्स्ट, तौर पर प्लेट की गतियों के 3 वर्गों में वर्णन बांटा गया है। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती, मतलब जब टकराता था तो क्या करता, दूसरे प्लेट मतलब जो मजबूत होता दूसरे वाला को बहुत ही मतलब उसमें हानि होता है। उसी तरह जब प्लेट जो टकराया था, अब आप समझते होंगे प्लेट जो टकराता है तो कितना दिन में मतलब वो अलग होता होगा। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर होता है, तब निर्माण काल में प्लेट का सीमांत निर्माण काल कहलाता है। मतलब टकराने के बाद जब उसका जितना भी दूरी होता है उसमें जो दूरी होता है और जितना समय लगता है उसी को बोलता है सीमांत निर्माण करती है। परंतु जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ाते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसको क्या होता है, संरक्षित प्लेट सीमांत कहा जाता है। देखिए टकराने के बाद क्या होता है, उसमें दूरी का भी अंतर होता है। जैसे यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जब प्लेट टकराता है कि इसका इतना काली मतलब धीरे का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लेट की गति प्रति वर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर का 5 से 18 सेंटीमीटर होता है। अब आपको पता चल गया कि पहले भारत कहाँ था, मेडागास्कर के पास था, लेकिन अब कितना दूरी हो गया आप समझते होंगे बहुत, लेकिन ये होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है जब अलग होने में। जब ये प्लेट जब टेक्टोनिक प्लेट जब टकराया तो उसमें क्या हुआ था,
पूरा तहस नहस हो गया था, दूसरा देश कहीं दूसरी जगह उठ के चला गया था। ये बहुत ही पहले हुआ था, क्योंकि इसका गति होता है, और भारत इतना बड़ा देश है, उसमें अगर 2 सेंटीमीटर कहीं से हट जाएगा तो उसमें क्या पता चलेगा, इसलिए ये होने में बहुत ही अधिक समय लगता है। यहाँ पे इस प्रकार ये लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब इतना दिन पहले था, तब ये होके अभी जैसा स्वरूप दिख रहा है भारत का। और उसके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है, पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है लगभग, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। अब सोचिए कितना पुराना है पृथ्वी। इस आयु को 4 महाकल्पों में, जिसे इरा बोला जाता है, महाकल्प को क्या होता है, इरा में बांटा गया, इसमें अजैविक होता है, अजैविक होता है। उसके बाद 2 नंबर में 2 को बोला जाता है प्रारंभिक या पूरा जीव, उसके बाद मध्य जीव, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट में क्या 4 नंबर नूतन या नूतन जीव, नूतन मतलब नया। उसके बाद इन विकल्प में पीरियड कहा जाता है, काल को क्या कहता है, कल को पीरियड में बांटा गया है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रहा है, मतलब ये पूर्व कैम्ब्रियन है, सबसे लंबी अवधि ये रही है। तब यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त होगा। उसके बाद लगभग 20 करोड़ पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनी धाराओं ने भूपटपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया के समीप था, होकर दक्षिण का पठार उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण अपने से अधिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन कल्प में इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथित अभी बताए थे क्या था, एक सागर था। टेथित भूसंतति के अपसादी चट्टानों के वलय पैदा हुआ और विशाल एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ। जो एशिया का भी जो बोल रहा है पर्वत श्रृंखला, किसको बोला जाता है, उसको नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट, ये पहले क्या था, टेथित नामक सागर था, लेकिन जब टकराया तो ये क्या बन गया, वहाँ पे गड्ढा हो गया टकराने के बाद, और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पहाड़ बन गया, और जहाँ पे सागर था वहाँ पे पहाड़ बन गया, और पहाड़ की जगह पे सागर बन गया, का निर्माण हुआ, का विकास हुआ, जिसके निर्माण कार्य आज भी जारी है। अभी भी क्या हो रहा है, अभी उसमें जारी है। उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड है जिसे पेंजिया कहा जाता था। देखिए पेंजिया और पेंथलासा, उसके बारे में बता देते हैं। देखिए जब प्लेट विवर्तन का सिद्धांत नहीं हुआ था तो पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही स्थल था। क्या था, एक था 2 ही चीज था, एक क्या था पेंजिया और दूसरा था पेंथलासा। देखिए पेंजिया किसको डिनोट करता था, ये स्थल वाला भाग को क्या बोला था, पेंजिया, और ये जल वाला भाग को क्या बोला था, पेंथालासा। ये जल वाला को क्या बोला था, पेंथालासा। अब आपको समझ गया पेंजिया और पेंथालासा क्या किसे बोला जाता है। ये देखिए कितना वर्ष पहले का है, 200 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा था, क्योंकि धीरे धीरे टूट के क्या हुआ, सब अलग होने लगा जब प्लेट विवर्तन का सिद्धांत हुआ था, घटना हुआ तो। नेक्स्ट बोल रहा है हिमालय के ऊपर उठने तथा दक्षिण में टेथित देखिए टेथित प्लेट क्या था, सागर था, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसी की जगह पर क्या वजह, प्लेट विवर्तन के बाद क्या बना है, माउंट एवरेस्ट बना है। टेथित के शेष भाग को नीचे मुड़ने तथा उसमें अपसादों निक्षेप के कारण ही बहुत बड़ी द्रोणी को क्या बोला जाता है, बेसिन बोला जाता है, इसी के कारण निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिणी पर्वतों से बहने वाली नदियों के अवसाद को द्रोणी ने निक्षेप, मतलब जो नदियां बहता है उसके साथ जो कूड़ा करकट जहाँ पे वो जमा करता है उसको क्या बोला था, निक्षेप होने के कारण समतल भूभाग का विकास हुआ है। मतलब क्या हुआ है, मतलब इरोजन, मतलब जो उसको वेदरिंग क्या है, कटने छटने के बाद जो उसी से क्या हुआ, विशाल पर्वत का निर्माण, मतलब मैदान का निर्माण हुआ है। उसी कटने के बाद भारत का विशाल मैदान कहलाया। जैसे भारत का विशाल मैदान क्या है, दिखा रहे हैं, ये है भारत का विशाल मैदान। क्या है ये, भारत का विशाल मैदान, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इधर उत्तर में तो क्या था, हिमालय सब पर्वत होता है, और इधर देखिए इधर तो मरुस्थल पाया था, लेकिन बीच में पाया था ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ। किससे हुआ है, अपक्षय, मतलब ये सब मिट्टी यहाँ से कटने के बाद, जो अपक्षय होने के बाद ये सब किसका निर्माण हुआ है, मैदान का। इधर दक्कन का ये पठार है, प्लेटियस बोला जाता है। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है उसको 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। देखिए मतलब मुख्यतः नहीं, उसका कितना क्षेत्रफल कौन सा उसका पूरा मतलब कंट्रोल करता है, कितना मतलब छेकता है उसके बारे में। देखिए मैदानी भाग कितना है, 43% है। उसके बाद पठारी भाग कितना रहता है,
प्लेटेट्स कितना 28% है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र कितना 29%। सबको मिलाने के बाद कितना हो जाता है 100%। अब समझ में आ गया मैदानी भाग। मैदान का निर्माण उसके बाद सागरों से काटती लहरों और पठारों से निकलने वाले नदियों के अवसाद निरपेक्ष से समुद्र के तटीय मैदान का विकास हो। देखिए तट हम बता चुके हैं, समुद्र के किनारे वाले एरिया को एक तट बोला जाता है। हम बता दिए पश्चिमी तट किसे बोला जाता है, पूर्वी तट किसे बोला जाता है, समुद्र से जो किनारा उसको क्या बोला जाता है तट बोला जाता है। हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जिसे हम बता देते हैं। देखिए हम बता रहे थे इधर बहुत बड़ा बड़ा पर्वत है, क्या इसे हिमालय पर्वत है, शिवालिक है, बृहद शिवालिक है, मध्य हिमालय है। देखिए यही का हिमालय का ही भाग, जब हिमालय का ही भाग है जो आगे चल के जो समुद्र के कटक के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे यही हिमालय का ही अवशेष दिख रहा है। कहाँ पे अंडमान निकोबार दिख रहा है, ये हिमालय का ही अवशेष है। किसका अवशेष है? हिमालय का ही, क्योंकि इधर उतना बढ़ नहीं पाया है जो समुद्र के अंदर है। इसको क्या बोलता है? कटक। जो समुद्र के नीचे जो पहाड़ी रहता है जो पता नहीं चलता उसको क्या बोलता है? कटक बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है अंडमान निकोबार, ये हिमालय का ही अवशेष है, यही बताना चाह रहा है। ये समुद्र में जो पानी के अंदर ये सब जुड़ा हुआ है, ऊपर नहीं है। सैंडल पीक हो गया, ये सब जो है यहाँ पे उत्तरी अंडमान निकोबार में जो पहाड़ी है किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा होता है, मतलब प्रवाल के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप का निर्माण समुद्र में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और मतलब छोटा छोटा जीव जो उसमें पाया जाता है उसी से। और केवल लक्षद्वीप नहीं, पूरी दुनिया में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऐसे कई सारे द्वीपों का निर्माण किया। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, इसे कोरल भी कहा जाता है। यह कोरल पॉलिप्स समुद्र में कोरल का निर्माण करता है। जैसे इसका अवशेष देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग में, उसको हम दिखा देते हैं। कोरल का बात करें सबसे बड़ा कोरल कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ये पानी के नीचे पाया जाता है, इसके प्रवाल भित्ति पाया जाता है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में। ये सब देख सकते हैं आप, ये घोंघा सित्तू की तरह दिखाई पड़ता है, यही है। ये भी देख सकते हैं, यही कोरल है, इसी को कोरल बोला जाता है। यहाँ पे भी ये क्या है? ये भी कोरल है। ये सब ध्यान से देख सकते हैं, इसी से निर्माण हुआ है द्वीप का। ये भी कोरल है। सबसे बड़ा कोरल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति द्वीप समूह ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान में रखिएगा। अब आ गया प्रवालीय निरपेक्ष से हुआ है, ये समझ में आ गया। देखिए संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार पर्वतीय, ये सब बताया। पर्वतीय 11%, 18%, पहाड़ी 18% और 43% भूभाग पर मैदानी, ये तीनों बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए औसत ऊंचाई कितना है? ये पहाड़ी एवं मैदानी भाग का औसत ऊंचाई कितना? 300 से 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत तटीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है पाई जाती है। उत्तर में पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर तक है और भूभाग में कुछ शिखर ऐसे जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है और इसके अधिकतर चोटियां वर्ष भर क्या होता है? ढकी रहती हैं। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेप भ्रंश मिलते हैं। ये झीलों का निक्षेप होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है, जिसमें कश्मीर में डल बुलर झीलें अवशेष हैं। देखिए ये सब किससे उसका अवशेष मिल रहा है। इसके प्रमाण उत्तर में उच्च भूमि का मैदान हिमाचल में 100 मीटर की ऊंचाई पर गहरी गर्ज पाई जाती है। गर्ज मतलब होता है गड्ढा, इसमें नदियां प्रवाहित होती हैं। इस भूभाग को दक्षिण में शिवालिक भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर पठार से गांठ निकलकर पूरब की ओर आता है। यह दक्षिण बर्फ से ढकी रहती है। इसका पहले जानते थे ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है बर्फ का पहाड़, इसे हम दिखा देते हैं। इसी को बोलता है ग्लेशियर। ग्लेशियर कुछ नहीं होता है, एक बर्फ का पहाड़ होता है जो कभी पिघलता नहीं, इसलिए बोलता है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब पृथ्वी की गर्मी से ज्यादा नहीं होगा, बचाने के लिए। क्योंकि जब ये बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सा शहर डूब जाएगा। इसीलिए बोलते हैं मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा नहीं देने के लिए, मतलब पृथ्वी का तापमान ना बढ़े, उसके लिए बहुत ही कदम उठाए। ये देखिए बर्फ का पहाड़ है, अगर ये पिघलेगा तो कितना दिक्कत होगा, ध्रुव मतलब पानी बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? बहुत सा शहर डूब जाएगा। इसी को ग्लेशियर बोला जाता है, बर्फ का पहाड़। इसे ये तो उत्तराखंड में पाया जाता है, वो
जैसे हिस्पर हो गया, बालपुरो हो गया, जम्मू कश्मीर सब पाया जाता है। ये बर्फ से ढकी रहती है। तो ये ग्लेशियर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, झीलों के निर्वाचित होने से बृहद हिमालय की कई घाटियों का निर्माण हुआ है। जैसे जम्मू कश्मीर का झील डल एवं बुलर झील अवशेष रूप से इसके प्रमाण है। उत्तर की उच्च भूमि में हिमालय 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गर्ज पाई जाती है, जिसमें कई नदियां प्रवाहित होती हैं। मतलब क्या होता है, उससे नदियां भी निकलता है। इसे बर्फ से जब पिघलता है तो क्या होता है, उससे जब पानी निकलता है तो उससे क्या होता है, नदियों का भी निर्माण होता है। इसे भूभाग के दक्षिणी शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ। इसे हिमालय के पर्वत पामीर के घाट से निकलकर पूरब की ओर, वहां से भी क्या आता है, निकलता है नदियों का। उसके बाद दक्षिण की ओर चाप करते हुए उत्तर पूर्व की ओर चलती हुई ब्रह्मपुत्र की नदी को भी पार करने के उपरांत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ ये टपकोई अरुणाचल प्रदेश, टपकोई मतलब इसको टपकोई अरुणाचल प्रदेश का भाग है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग में जो पठार उसको बोलता है टपकोई, पटकोई भूमि भी बोला जाता है, जो म्यांमार से भारत को अलग पड़ता है। उसके बाद नागा, मणिपुर और नागालैंड में ये मिजोरम दिखा देते हैं हम। नागा पहाड़ी यहाँ पे नागालैंड में पाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए पटकई भूमि यहीं पे है, तो इसको बोला जाता है आराकाम योमा पर्वत, यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पाया जाता है, जो म्यांमार को भारत से अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए म्यांमार है। उसके बाद देखिए पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। हिमालय के कई छोटी बड़ी हिमनदियाँ मिलती है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरो, ब्यापो, ये सब बता चुके हैं उसमें पिक्चर में। बर्फ का पहाड़ जाता है, ये सब क्या है, हिमनद का नाम है। कई दर्रे भी है। देखिए दर्रा किसको बोलाता है, दर्रा इसको बोलाता है जब दो पहाड़ी के बीच के रास्ता को क्या बोलाता है, दर्रा। हम दिखा देते हैं दर्रा। देखिए दो पहाड़ियों के बीच के पतला रास्ता को क्या बोला है, दर्रा बोला है। जैसे खैबर दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, फिर पंजाल दर्रा हो गया, ये क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है उसको। देखिए आपको दर्रा के बारे में समझिए। जैसे जम्मू कश्मीर में जो जिलापुर जिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में लाचला, शिपकिला, उत्तराखंड में थांगला, सिक्किम में नाथुला, जलेपला, ये सब पर क्या है, दर्रा है। अब दर्रा समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उत्तर पर्वतीय भाग में दक्षिण विशाल का भूभाग, उत्तर पूर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल भूभाग मतलब समतल वाला, जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों के तलछटों के निरपेक्ष से बना है। किससे बना है, गंगा, उसके बाद गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। हम आपको बताए थे कि भारत का 3 नदी तंत्र है, इसमें 3 नदी प्रमुख तंत्र है। नदी तंत्र में एक नदी मुख्य होता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको बताए थे। इसमें देखिए मध्य में क्या पलता है, मध्य में जो भारत का एक गंगा नदी तंत्र है, गंगा जो यहाँ से निकलता है उत्तराखंड के और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरता है। देखिए इसमें जितना भी सहायक नदी, इसको बोलेंगे गंगा नदी तंत्र, मतलब गंगा नदी उसका मेन होता है, उसी में साग मिलता है। उसके बाद इधर देखिए पश्चिम में क्या है, यह है सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद पूर्व में देखिए ये क्या है, यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भारत में 3, इसी के निरपेक्ष से ये विशाल मैदान का इधर जो बना है, निर्माण हुआ है। इसी के कारण ये उपजाऊ भी अधिक है, क्योंकि इसी से जब वर्षा होता है तो ये सब क्या होता है, यहाँ से मिट्टी कट के पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ आता है, जो उपजाऊ होता है, इसी को खादर बोला जाता है। इससे खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पंजाब सब में इसीलिए हमेशा गेहूं का खेती होता रहता है, क्योंकि मिट्टी अच्छा है वहाँ का। तो आप समझ में आएगी। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। इस समतल के भूभाग में मध्य में अरावली पर्वत की ओर जाने वाली सिंधु और इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब किस में जाके मिलता है, ये कहाँ पे, राजस्थान में है। और कहाँ पे मिलता है, ये सिंधु नदी तंत्र है, क्योंकि सिंधु में जाके मिलता है पर्वत के पश्चिम। उसके बाद पश्चिम में बंगाल की सहायक नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ जो उसको क्या बोले, गंगा नदी तंत्र। उसके बाद ये कोसी, सरयू, महानंदा, सोन, ये सब किस में आ जाता है, ये आ जाता है गंगा नदी तंत्र, क्योंकि मेन नदी इसमें कौन होता है, गंगा होता है। उसके अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजन का काम करता है। देखिए यहाँ पे अरावली, ये वाला भाग जो अरावली का पर्वत जो है, कहाँ पे, अरावली का पर्वत जो है ये है कहाँ पे, ये राजस्थान में। ये ऊंचा है, क्या है, ये ऊंचा है। अब देखिए इधर क्या है, इधर है सिंधु नदी तंत्र। क्या है इधर है सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु में जितना भी नदी होगा, सतलज होगा, रावी होगा, ब्यास होगा, ये सब सिंधु होगा, ये सब क्या हो गया, ये हो गया सिंधु नदी तंत्र हो गया। अब उसी प्रकार से इधर हो गया गंगा नदी तंत्र और यहाँ हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखिए इसका जल विभाजन का कार्य क्यों करता है, क्योंकि इसके बीचे बीच पड़ा था। अब इधर का पानी इधर नहीं हो पाता, उधर का इधर नहीं,
और ये बीच में यह होता है, इसको बीच बोला जाता है गंगा का मैदान। क्या बोलता है? गंगा का मैदान। सर ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पे एक द्वीप है माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। उसके बाद ये तो हम लोग का उपयोगी नहीं, क्योंकि ये इसका जो होता है सिंधु नदी तंत्र, ये पाकिस्तान में चला जाता है, पाकिस्तान का हिस्सा होता है, वहाँ पे अधिक उपयोगी होता है। अब नदी तंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है इसका भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण। इसके बारे में फिर से बता देते हैं कितने किस में बांटा गया है। यहाँ पे उत्तर में क्या आता है? उत्तर में होता है, ये होता है उत्तर में यहाँ पे होता है हिमालय पर्वत हो जाता है, और मध्य इधर पश्चिम में क्या होता है? मरुस्थलीय हो जाता है। दक्षिण में क्या होता है? दक्षिण में प्रायद्वीप पे पठार होता है। लेकिन ये बीच में गंगा नदी का मैदान है, ये क्या है? उपजाऊ है। ये इसका ये क्या है? इसका ये विस्तार है भारत का, कहाँ पे क्या है इसको बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा किधर है। इधर पश्चिम में मरुस्थल हो गया, उत्तर में हिमालय हो गया, बीच में मध्य में गंगा का मैदान, दक्षिण में क्या हो गया? दक्षिण में इसका पठारी भाग हो गया। और इसको भौगोलिक वितरण के बारे में जान गए क्या क्या कहाँ पे है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट है हमारा भौतिक विभाजन, मतलब फिजिकल डिवीजन जो भारत का है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा वीडियो में यहाँ पे हम इसको बताएंगे, इसको और अच्छी तरह से। आपको समझ में आ गया कहाँ पे क्या है भारत का, सभी पहाड़ किधर है, मैदान किधर है, कौन सा नदी कहाँ से निकलता है। यहाँ पे देखिए अब कल जो हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो होगा, उसमें ये भौगोलिक जो 6 भागों में जो भारत को बांटा गया है उसी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार हम नदी के बारे में और एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारत का जो होता है 3 नदी तंत्र, इसमें मेन भूमिका है। कौन है? पहला है सिंधु नदी तंत्र। क्या है? सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंधु नदी तंत्र है। देखिए सिंधु में जो जो नदी आके मिलता है उसको बोलता है सिंधु नदी तंत्र। अब उसके बाद आता है दूसरा, आता है गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी देखिए मानसरोवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से निकलता है, और यहाँ पे अरब सागर में आके गिर जाता है। उसके बाद गंगा नदी कहाँ से? उत्तराखंड के निकलता है, गोमुख यमुनोत्री हिमालय से निकलता है। और यहाँ पे देखिए ये अरावली पर्वत जो है ये क्या करता है? इस जल विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? जल विभाजन का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला बात है। देखिए अरावली पर्वत जो है, उसके बाद ये कहाँ पे? राजस्थान में। अब इधर से गंगा नदी, देखिए गंगा नदी में जितना भी सहायक नदियाँ हैं सब कहाँ पे? सब का मुहाना कहाँ होता है? जहाँ समुद्र में मिलता है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाता है। लेकिन देखिए सांगपो नदी, इसको बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो होता है ये कहाँ पे? ये भी आके कहाँ गिरता है? बंगाल के खाड़ी में गिरता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में जो जो मिलेगा उसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखिए यहाँ पे 2 नदी है। देखिए यहाँ पे जिसका भी सिंधु नदी तंत्र होगा सब कहाँ पे गिरेगा? नदी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन 2 नदी ऐसा है, नर्मदा और ताप्ती नदी, जो क्या होता है ये इधर गंगा में नहीं मिलके इधर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है, क्योंकि बीच में क्या आता है? इधर से निकलता है और यहीं पे गिरता है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ से निकलता है? ये क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वत इसके समांतर होने के कारण क्या होता है? इधर ये जल नहीं जा पाता है। और 2 नदी ऐसा होता है जो अरब सागर में गिरता है। एक होता है कौन? नर्मदा नदी और ताप्ती। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी है, यहाँ पे दिखा रहा है। एक है ताप्ती नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिख रहा है ना। इसमें क्या था? नदी जल विभाजन का कार्य करता है, और दोनों आके कहाँ गिर जाता है? इधर ऊंचा भूमि होने के कारण इधर नहीं चढ़ पाता है, और इधर जितना भी होता है इधर सब कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन 2 नर्मदा और ताप्ती क्या होता है? इधर अरब सागर में गिरता है। ये इसको ध्यान में रखिए। देखिए अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो समझने में तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा दूसरा दिन, क्योंकि लंबा हो गया है, इसमें 30 मिनट का हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।